रशिया और जर्मनी के बीच में एक पाइपलाइन जाती है जिसको नॉर्ड स्ट्रीम 1 के नाम से जाना जाता है। और ये जो पाइपलाइन है ये दोनों ही देशों के बीच में एक भरोसे का प्रतीक माना जाता है। इसे बनाने में $15 बिलियन की कॉस्ट आई थी और इसे बनाने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि रशिया की जो गैस है उसे जर्मनी की जो इकॉनमी है उसको आने वाले कई डिकेड्स तक कॉन्टीन्यूसली रशियन गैस मिलती रहे और जर्मनी की अर्थव्यवस्था जो है फलती फूलती रहे। अब जर्मनी ने गैस जो है इंपोर्ट करना शुरू करा, उसके बाद और भी देशों को जो है ये एक ऑप्शन नज़र आया कि रूस की जो गैस है वो सस्ती है, इकोनॉमिकल है और ह्यूज रिजर्व्स हैं रशिया के पास। तो उन्होंने भी जो है रूस की गैस को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। रूस की जो गैस है उससे पूरे यूरोप में इससे बिजली बनाई जाती है और भी इसके काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूजेज हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जो वॉर चल रही है, उसके बाद क्या यूरोप इस पोजीशन में है कि वो विड्रॉ कर ले और रूस से जो है एकदम से गैस का इंपोर्ट करना बंद कर दे, जैसा कि अभी माना जा रहा है कि अमेरिका का भी प्रेशर है और यूरोप खुद से भी जो है या रशिया से जो है गैस की सप्लाई बंद कर देना चाहता है 1-2 साल के अंदर अंदर और जल्दी से जल्दी। अब देखिए, समझना ये होगा कि ज़रूरत किसकी ज़्यादा बड़ी है, किसकी नीड बड़ी है। देखिए, इसको थोड़ा हिस्ट्री से समझते हैं, पीछे से समझते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई। 1960 के दशक में हुआ क्या कि जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर, वो शीत युद्ध के घेरे में था और कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका के साथ। और उस टाइम पर जो पश्चिमी देश हैं, जो यूरोपियन देश हैं, उनके साथ भी जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप थे, वो ट्रेड जो है यूरोप का और रशिया के बीच में वो काफ़ी ठंडा था, इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। इसी बीच क्या हुआ कि साइबेरिया में तेल और गैस के बड़े भंडार मिले। तो इससे क्या हुआ कि यूएसएसआर की ताकत जो है एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब ऐसे में पूरा जो वेस्टर्न यूरोप है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था रशियन गैस को इंपोर्ट करने के लिए। और सभी कंट्रीज, सभी देश जो हैं रशिया की गैस को किसी भी कीमत पर लेना चाहते थे। वो अलग बात है कि वो ऑलरेडी काफ़ी चीपर थी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल एक और उठता था, एक और क्वेश्चन था कि रशिया में साइबेरिया में ये गैस जो है इन्वेंट हुई थी, वहाँ पे खोजी गई थी, लेकिन इसको यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप तक पहुँचाना जो कि काफ़ी डिस्टेंट लोकेशन पर था, वहाँ तक इसे बाज़ार पे कैसे पहुँचाया जाएगा और उसका खर्चा कैसे होगा। तो इसका सोल्यूशन निकाला रशिया ने और जर्मनी ने, दोनों ने मिल करके कि वहाँ तक एक पाइपलाइन जो है बनाई जाएगी। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकला कि जर्मनी के जो स्टील के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने बैंकों से जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा उठाया, लोन उठाया और रिसोर्सेज वहाँ पे अरेंज करे। और रशिया ने भी साथ में जो गैस है उसको बेच करके काफ़ी अच्छा जो है फंड इकट्ठा करा और दोनों ने मिल करके एक पाइपलाइन बिछाई, नॉर्ड स्ट्रीम 1। तो यूरोप के लिए जो है रशिया से गैस खरीदना काफ़ी फ़ायदे का सौदा था, काफ़ी इकोनॉमिकल था। लेकिन गैस तो सस्ती थी, लेकिन नॉर्वे की गैस जो कि यूरोप में एक बहुत बड़ा गैस का, लिक्विड नेचुरल गैस का, एलएनजी का जो है बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, उसकी गैस महंगी थी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी कि अमेरिका को ये बात जो है खटकने लगी, उसे इस बात से प्रॉब्लम होने लगी कि यूरोप जो है रशिया से गैस खरीद रहा है और रशियन इकॉनमी जो है इससे उसको बूस्ट मिलेगा। तो यूरोप ने उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाया। तो यूरोपियन देश जो है सोवियत संघ से गैस खरीदने के लिए अमेरिका के हमेशा निशाने पर रहे। बाद में वो अलग बात है कि सहमति बनी यूरोप की और अमेरिका के बीच में, उन्होंने एक लिमिट लगाई कि 40% गैस जो है यूरोप रशिया से खरीद सकता है। लेकिन ये 40% की जो लिमिट है, ये भी जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी, जो यूएसएसआर की इकॉनमी थी, उसके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखती थी। एक अच्छा खासा फंड उसके जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती थी ये रेवेन्यू। यूएसएसआर जब 1991 में टूटा था, तब 1980s में जो गैस की कीमतें काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, उसमें गिरावट हुई थी। ये भी एक कारण बताया जाता है कि इस वजह से भी यूएसएसआर की इकॉनमी जो है काफ़ी टूट गई थी और वो उसको टूटने का वन ऑफ द रीज़न था। और जो रूस की अर्थव्यवस्था है, उसकी इकॉनमी है, उसका 1/4 कंट्रीब्यूशन उसकी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से ही होता है। अब यूरोपियन कंट्रीज जो है विड्रॉ कर रही हैं, रशिया से गैस लेना जो है 2-3 साल में बंद कर देंगी। वो अलग बात है कि 2-3 साल इसको सफ़र करना पड़ेगा, यूरोप के लिए भी इतना आसान नहीं रहेगा। लेकिन रशिया भी जो है अब अपने नए नए पोटेंशियल ग्राहक ढूंढ रहा है, जो कि चाइना उसे जो है एक बहुत बड़े कस्टमर के तौर पर नज़र आ रहा है। लेकिन दिक्कत वहाँ भी यही आती है कि इतनी सारी गैस चाइना तक लेके कैसे जाएगी, कैसे जो है वहाँ पे इसको सप्लाई किया जाएगा। इसको चाइना तक पहुंचाने के लिए जो है फिर से एक गैस पाइपलाइन बिछानी होगी। ऑलरेडी एक गैस पाइपलाइन है जिसको चाइना ने जो है $50 बिलियन, जो कि बहुत बड़ी रकम है, जो जर्मनी ने लाइन बिछाई थी नॉर्ड स्ट्रीम 1 रशिया के साथ, वो $15 बिलियन में बिछाई थी, जबकि चाइना ने $50 बिलियन में बिछाई थी, जो कि इससे बहुत ज़्यादा महंगी है।
अब सेकंड पाइपलाइन बिछाने के लिए चाइना इट सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट कि वो इतना पैसा दोबारा से खर्च करेगा। अब क्योंकि रूस भी जो है वो इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उसके साथ बंध के नहीं चलता है, ये हिस्ट्री ने हमें दिखाया है, और इस वजह से उसे एक विश्वसनीय साझेदार नहीं माना जाता है। तो ऐसे में कोई भी बैंक इतना बड़ा अमाउंट $50 बिलियन का जो है इन्वेस्ट करेगा, इट सीम्स टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। रशिया को यूरोप को गैस बेचने से डे का लगभग $1 बिलियन तक जो है रेवेन्यू मिलता है, इतनी बड़ी रकम मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि यूरोप ही जो है पुतिन को पैसा दे रहे हैं इस जंग को लड़ने के लिए, वही फंड कर रहे हैं, क्योंकि इसी पैसे से वॉर जो है रशिया लड़ रहा है। और रूस से नेचुरल गैस और तेल लेना अगर यूरोप बंद कर देता है तो दोनों की ही इकॉनमी को, चाहे वो यूरोप हो चाहे रशिया हो, दोनों को एक झटका लगेगा। लेकिन रशिया ने जो है वॉर को जारी रख के इतने लंबे टाइम से ये दिखा दिया है कि मे बी वो सिर्फ गैस के सप्लाई से जो है अपनी इकॉनमी को नहीं चला रहा है, उसके पास और भी फंड्स के सोर्सेज हैं। ईस्टर्न यूरोप और मिडल यूरोप के कई सारे देश तो लगभग 100% रशिया की गैस पे ही डिपेंड करते हैं, और जर्मनी भी अपनी टोटल गैस का 1/3 सप्लाई जो है रशिया से ही लेता है, तो उसके बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हैं। अगर नेचुरल गैस की बात करें तो जर्मनी में भी दो ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, केमिकल और मेटल, जहाँ पे 15 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट में जुड़े हुए हैं। तो जर्मनी अगर इस तरह का कोई डिसीज़न लेता है कि गैस की सप्लाई रशिया से लेना बंद कर दे, तो इन 15 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी जो है एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो सकता है। अब अगर जर्मनी डिसाइड करता है कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो है अपनी बिजली की सप्लाई इंश्योर करेगा, तो ये भी एक डिफ़िकल्ट डिसीज़न रहेगा उसके लिए, क्योंकि फुकुशिमा पावर प्लांट जब लास्ट टिकट वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था जापान के अंदर, तब जर्मनी ने ये डिसाइड करा था कि वो परमाणु ऊर्जा से जो है किनारा कर लेगा और जो है कुछ ऑल्टरनेटिव वो एक्सप्लोर करेंगे। जर्मनी में एक डिस्कशन ये भी है, एक ऑप्शन ये भी है जो चल रही है कि जर्मनी जो है कोयले का एक बड़ा भंडार तैयार करना चाहता है, जिससे कि फ्यूचर में वो बिजली इससे प्रोड्यूस कर सके और रशिया की गैस पे अपनी निर्भरता जो है वो ख़त्म कर सके। रिसेंटली मार्च में अभी रूस ने जो है ये प्रेशर बनाना शुरू करा था यूरोप के ऊपर कि उसे गैस के बदले जो पेमेंट है वो यूरो और डॉलर में ना लेकर के, बल्कि उसे अपनी खुद की मुद्रा में, खुद की करेंसी में, यानी कि रूबल में पेमेंट उसे चाहिए। ऐसा करने से उसकी जो करेंसी है वो मजबूत होगी और उसके ऊपर जो जो पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, उससे भी उसको पार लगने में, उससे उबरने में उसको हेल्प मिलेगी। अब जो रूस की जो गैस है उससे यूरोप बिजली बनाता है, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव अब वो ये एक्सप्लोर कर रहा है कि वो परमाणु ऊर्जा या फिर कोयले से जो है प्रोड्यूस करेगा। और इसके अलावा इस गैस का जो यूज़ है यूरोप में घरों को गर्म रखने में, ऑफिस में जो है गर्म रखने में, ऑफिस को गर्म रखने में, या केमिकल प्रोसेसिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। यूरोप ऑल्टरनेटिव रशियन गैस का ये निकाल रहा है कि वो अल्जीरिया के साथ पाइपलाइन बिछा चुका है, अजरबैजान के साथ पोलैंड भी जो है एक नई पाइपलाइन बना रहा है, और नॉर्वे से भी बाल्टिक पाइपलाइन आती है, और लीबिया के साथ भी पाइपलाइन वो बिछा रहे हैं। तो इस तरह से और ऑल्टरनेटिव ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब सभी कंट्रीज़ तो इन पाइपलाइन से डायरेक्ट गैस नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ का आपस में इतना ज़्यादा लाइजनिंग है, इतनी अच्छी जो है उनके साथ ट्यूनिंग है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है गैस को आपस में बांट सकते हैं और एक दूसरे से खरीद सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी है कि वो गैस को जो है इतना ठंडा कर दें और उसके थ्रू लिक्विड बना करके उसे समुद्र के रास्ते से खरीद लें। तो अब देखना यह है कि यूरोप जो है क्या अल्टरनेटिव निकालता है रशियन गैस का, और रशिया जो है क्या नए कस्टमर एक्सप्लोर करता है, कैसे कहाँ पाइपलाइन बिछाएगा, किस तरह से अपने नए कस्टमर को जो है ढूंढेगा अपनी इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए।